Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we are going to discuss here thesis, article and referencing style. So इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ये हमारी रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक है तो इसे ही कवर करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू commerce.com फॉर ऑल वैल्यूएबल लेक्चर्स. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो फर्स्ट स्लाइड इज़ हेयर जहाँ मैंने डिफाइन किया है तीनों को. ओके, थीसिस, आर्टिकल एंड डेजर्टेशन. सो डेजर्टेशन एक नया वर्ड लग रहा होगा आपको क्योंकि अभी तक हमने एमकॉम में नहीं पढ़ा है या फिर अपनी मास्टर्स में हमने डेजर्टेशन किया है लेकिन उसके बारे में पढ़ा नहीं है कि क्या है. ओके, अगर जिन बच्चों को पता है तो ओके, दैट्स गुड फॉर यू. तो अब बात करते हैं डेजर्टेशन की. सो इंडिया में और यूरोप में क्या है कि जो डेजर्टेशन वाला स्टाइल है रिसर्च को लिखने का, एक अलग अलग स्टाइल होते हैं रिसर्च को. तो जो डेजर्टेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर बनवाया जाता है. ओके, जब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ रिसर्च पेपर हमें देने होते हैं तैयार करके. तो उन्हीं में से एक टाइप है डेजर्टेशन एट द टाइम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. इट एडिक्वेट, ये कब ज़रूरी है और कब सही रहता है जब आप एक स्टूडेंट को या फिर एक रिसर्चर को थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज हो जिस भी चीज़ के बारे में वो रिसर्च कर रहा है. यानी कि एकदम नए टॉपिक पर हम डेजर्टेशन तैयार नहीं करते, वही टॉपिक हम चूज़ करते हैं जिनके बारे में हमें पहले से नॉलेज है या जिन पर पहले कुछ रिसर्च हो चुकी है. ओके, उन्हीं का ही एक कुछ कंक्लूज़न निकाल कर और उसे अपने वर्ड्स में लिखना, उसे ही हम डेजर्टेशन बोलते हैं. ओके, अब थीसिस है. थीसिस हम लिखते हैं कब? एट द टाइम ऑफ पीएचडी. ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं? इंडिया में और यूरोप में. बल्कि अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ उल्टा है, वहाँ डेजर्टेशन पीएचडी में किया जाता है एंड थीसिस मास्टर्स के टाइम पे. ओके, सो हम थीसिस की बात करें अकॉर्डिंग टू इंडिया तो वहाँ क्या है, थीसिस को डॉक्टरल डिग्री यानी कि पीएचडी के टाइम लिखा जाता है. ये एक पूरी बुक जैसी होती है, राइट. वन हैज़ टू सब्सटेंट द हाइपोथेसिस. तो यहाँ पर हाइपोथेसिस हम कब बनाते हैं? जिस चीज़ के बारे में हमें आगे रिसर्च करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, तो पहले से कुछ अजम्पशन, हाइपोथेसिस अजम्पशन ही तो होती है. तो अजम्पशन हम कहाँ लेते हैं? जहाँ हमें रिसर्च नए सिरे से शुरू करनी है, राइट. सो यहाँ हाइपोथेसिस के बेस पर हम चीज़ें और अपना ओरिजिनल रिसर्च वर्क करते हैं, राइट. द राइटिंग थीसिस कुड कंटेन ऑल द डिटेल्स एंड ओरिजिनल रिसर्च ऑफ द सब्जेक्ट. तो आपको थीसिस और डेजर्टेशन के बीच का फ़र्क पता चला. नाउ आर्टिकल. सो आर्टिकल होता है जैसे आप जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करवाओ तो एक जो रिसर्च है वो आर्टिकल कब बनती है? आर्टिकल तब बनती है जब उसको अच्छे से देख लिया जाए, उसको एनालाइज कर लिया जाए तब. ओके, सो रिसर्च आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च. एक आपकी कोई ओरिजिनल रिसर्च हो किसी भी टॉपिक पर और उसका एक कंसाइज वे में आप बता दो कि ये चीज़ें हमने की हैं. ओके, तो वही आर्टिकल है. अब रिसर्च कई तरह की हो सकती है, यानी कि जो आपका आर्टिकल भी है वो भी कई तरह का, जैसे एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर. तो इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं जो हम न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में देखते हैं. ओके, अब इनके बीच में डिफरेंस वो पढ़ना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. सो फर्स्ट जो डिफरेंस मैंने लिया है थीसिस एंड आर्टिकल का. सो थीसिस तो उसका पर्पस क्या है? अकॉर्डिंग टू पर्पस इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सो थीसिस को हम लिखते हैं द पर्पस इज एजुकेशन एज टू शो हाउ मच अ पर्सन नोज. जो थीसिस है डॉक्टरल के टाइम पे लिखवाई जा रही है तो उसका मतलब ये है वो करवाने का, थीसिस लिखवाने का और वो रिसर्च करवाने का कि पता लगे कि एक पर्सन कितना जानता है या कितना उसने डेटा कलेक्ट किया. ओके, और आर्टिकल का मतलब है उस फील्ड के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन दिखाता है. यानी कि कोई आप आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हो तो आप उसके द्वारा क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप इस फील्ड में
इंटरेस्ट रखते हो और इस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो इस फील्ड के लिए। ओके, नाउ ऑडियंस, अब जो थीसिस की ऑडियंस कौन है? एजुकेशनल कम्युनिटी, क्योंकि आप अपने प्रोफेसर्स को जिनसे आप अपनी रिसर्च को चेक करवाने वाले हो तो उन्हें ही आप अपनी थीसिस दिखाओगे। सो एजुकेशनल कमेटी, प्रोफेसर डिसाइड वेदर अ पर्सन वर्दी ऑफ अ डिग्री, यानी कि वो चेक करके साइन करके ये कहेंगे कि ओके इनकी पीएचडी कंप्लीट और नॉट। सो ये चीज़ है थीसिस के साथ। बट आर्टिकल का क्या है? पर्सन हैज़ टू लुक अप टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो उसको बिल्कुल एकदम साइंटिस्ट के जैसे ट्रीट किया जाता है जब वो कोई आर्टिकल पब्लिश करवा रहा है, यानी कि आर्टिकल लिख रहा है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट, अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, क्योंकि एक पूरा फॉर्मेट है लिखने का, राइट, तो एब्स्ट्रैक्ट दोनों में होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? लॉन्गर अप टू 50 वर्ड्स। थीसिस क्योंकि एक बड़ा कंसाइज वे में हम चीज़ों को नहीं लिखते, यहाँ हम डिटेल्ड मैनर में सब कुछ लिखते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो 500 वर्ड्स जितना लंबा होगा। ओके, और आर्टिकल के अंदर क्या है? 50 to 200 वर्ड्स शॉर्टर। तो ये शॉर्टर फॉर्म को दिखाता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं एंड थीसिस बड़ी होती है। ओके, सो इंट्रोडक्शन की बात करें, बिल्कुल डिटेल होगा और आर्टिकल के अंदर इंट्रोडक्शन कंसाइज वे में होगा। एंड लेंथ इसकी 50 पेजेस तक थीसिस की हो सकती है, यानी कि 20,000 वर्ड्स। अब यहाँ पर आर्टिकल की बात करें तो यहाँ 3 to 6,000 वर्ड्स तक होगी। और इसमें क्या होगा? आर्टिकल के अंदर कॉपिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती, री राइटिंग और इन सी चीज़ों से बचो। मतलब एक चीज़ एक बार लिखो, कंसाइज वे में आप चीज़ों को वहाँ पर प्रेजेंट करो। ओके, जो मटेरियल होगा मेथड का, एक्सटेंसिव प्रेजेंटेशन, मतलब पूरा खोलकर अच्छे से चीज़ों को बताना। और जो आर्टिकल है वहाँ कंट्रोल प्रेजेंटेशन। ओके, अब जो डिस्कशन है वो कैसी है? डिटेल्ड है थीसिस के अंदर, और जो आर्टिकल है वहाँ क्लियर एंड कंसाइज है। ओके, एंड रेफरेंस, जब आपको रेफरेंस देनी है एग्जॉस्टिव, और जो आर्टिकल के अंदर है सेलेक्टिव लिस्ट। ओके, नाउ अपेंडिक्स, यहाँ पर इंक्लूजन मैंडेटरी होता है अपेंडिक्स देने का, और यहाँ पर कोई ऑप्शनल है, आप दो तो ठीक है वरना तो नहीं। ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो डिफाइन करते हैं थीसिस और आर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सो नाउ डेजर्टेशन एंड आर्टिकल। सो डेजर्टेशन और आर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन, अ रिसर्चर हैज़ टू यूटिलाइज द ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। हमने पढ़ा था ना कि डेजर्टेशन हम अपनी मास्टर्स के टाइम पे करते हैं, तो वहाँ एक डिटेल्ड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वे वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो पहले से जो रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं, आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, वहाँ से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, काफ़ी जगह से रेफरेंसेस देते हो और उन्हें डेजर्टेशन बनाते हो उनसे। बल्कि थीसिस में क्या है? आप बिल्कुल क्या करोगे? एक नई रिसर्च करोगे। पूरा काम आपका कैसे होगा? आपने जो खुद किया है, आपने खुद जो डेटा कलेक्ट किया है। ओके, तो हम बोल सकते हैं डेजर्टेशन में सेकेंडरी डेटा ज़्यादा रोल प्ले करता है, थीसिस में प्राइमरी। ओके, नाउ डेजर्टेशन इज अ शॉर्ट। सो डेजर्टेशन शॉर्ट होगा एज कंपेयर टू थीसिस। ओके, क्योंकि इसीलिए अगर ये छोटा है तो टाइम भी कम लेगा, और थीसिस में हमें खुद रिसर्च कंडक्ट करनी है, खुद डेटा कलेक्ट करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, तो इसीलिए यहाँ पर जो डेटा होगा वो लेंदी होगा और टाइम टेकिंग होगा। ओके, यहाँ पर अब डेजर्टेशन की बात करें, रिसर्च शुड हैज़ टू डिसेंट नॉलेज। सो इसके पास एक डिसेंट नॉलेज पहले से होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। अगर नॉलेज नहीं है तो डेटा कलेक्ट कर रहा है कहीं से, तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। ओके, और लेकिन थीसिस में क्या है? यहाँ पहले से, क्योंकि हम एक नए टॉपिक को बिल्कुल शुरुआत से देखने जा रहे हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक होगा या गलत होगा, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, तो वो सब क्या है, इसीलिए थीसिस में बिल्कुल पहले से उसे नॉलेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन डेजर्टेशन में होनी चाहिए। इट फोकस ऑन बैकग्राउंड वर्क, अपनी स्टैंड पॉइंट को क्लियर करने के लिए वो अपने बैकग्राउंड वर्क की, उसको पहले से क्या चीज़ें पता है या उसने क्या क्या कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, उससे वो क्लियर करेगा। ओके, बट थीसिस में क्या है? इट फोकस ऑन प्राइमरी आर्ग्यूमेंट,
इन ऑर्डर टू प्रूव स्टैंड पॉइंट। तो जो आर्ग्यूमेंट और हाइपोथेसिस वो शुरू से लेके चला है उनके थ्रू अपने स्टैंड पॉइंट को क्लियर करता है यहाँ। इन मास्टर्स, क्योंकि हमने डेजर्टेशन के बारे में पढ़ा है, मास्टर्स में करते हैं, तो मास्टर्स में जब आप डेजर्टेशन करते हो द रिसर्चर हैज़ टू यूटिलाइज द रिसर्च वर्क इन ऑर्डर टू प्रूव हिज पॉइंट। सो वही रिपीटेशन है। एंड जो पीएचडी में आप थीसिस बनाते हो वो एड नॉवल फाइंडिंग, आपकी पूरी एक फाइंडिंग होती है जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उनके थ्रू भी आप ये चीज़ें बताओगे। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो पहले से फाइंडिंग हुई है उनका भी आप थोड़ा सा यूज़ करके ये बताओगे कि हाँ जो मैंने ढूंढा है वो भी इनसे रिलेटेड है और प्रूव करती हैं ये चीज़ें कि मैंने भी सही चीज़ें ढूंढी है। सो ये है। और रिसर्च का मतलब कुछ नया नहीं, मतलब पुराने में से ही कुछ जो भी आपने अपने हाइपोथेसिस के थ्रू और वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन और ये सब प्रूव करवाया है, वो उनके लिए आप प्रूव कहाँ से लोगे? लिटरेचर रिव्यू से। तो ये थीसिस की बात है। अब डेजर्टेशन इज लाइक अकेडमिक बुक। डेजर्टेशन एक अकेडमिक बुक जैसा हो गया, क्योंकि ओके और थीसिस के अंदर क्या है? अकेडमिक रिसर्च पेपर की तरह होता है थीसिस। Dissertation data collected in a dissertation is based on hypothetical analyze content। और थीसिस के अंदर क्या है? comprised of theory argument, थ्योरीज हैं, आर्ग्यूमेंट हैं और ओरिजिनल रिसर्च है आपकी। तो बेसिक डिफरेंस यही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का। ओके, नाउ मूव टू दी स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। अब हमने रेफरेंस के बारे में पढ़ा था अपने स्टेप्स के अंदर कि हमें रेफरेंस देनी होती है जब हम अपनी रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं और जहाँ जहाँ से अपने डेटा को उठाया। कई बार क्या होता है कि कई बार ये होता है कि हम डेटा को सीधा, मतलब कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े और वहाँ से कुछ डेटा अपनी रिसर्च में लिख देते हैं, तो हमें रेफरेंस देनी पड़ती है और देनी भी चाहिए। ओके, सो अब वो रेफरेंस हम किस तरह दें? अगर वो हम कहीं बुक से उठा रहे हैं कोई डेटा या वेबसाइट से उठा रहे हैं तो किस तरह से रेफरेंस को लिखा जाए, क्योंकि आप एक प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हो। ओके, तो उसका कुछ तरीका है। अब वो कैसा तरीका है वो पढ़ते हैं। तो दो स्टाइल की बात होती है और फिर हम फॉर्मेट की भी बात करेंगे। सो एपीए है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक स्टाइल बताया आपकी रेफरेंस लिखने का। वो क्या है? यहाँ पर आप ऑथर का सरनेम लिखोगे, यानी कि उसका नाम नहीं, क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि सरनेम ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसीलिए वहाँ पर जैसे अगर मेरा नाम दीक्षा शर्मा है तो दीक्षा शर्मा नहीं, सिर्फ शर्मा लिखा जाएगा। ओके, सो शर्मा। फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल, अगर मेरी बुक से किसी ने उठाया है कुछ भी तो मेरा नाम यानी कि शर्मा, देन आर्टिकल कौन सा था? टाइटल ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ऑफ पीरियोडिकल, राइट, एंड वॉल्यूम नंबर, कि अब उसका वॉल्यूम नंबर क्या होगा, देन पेजेस। तो ये सारा कि कौन से पेज से लेकर कहाँ तक आपने चीज़ें लिखी हैं, ये सब हो गया। नेक्स्ट, अगर आप वेबसाइट से डेटा को लेते हो तब कैसे आप रेफरेंस दोगे? तो आप ऑथर का नाम वैसे ही लिखोगे, सरनेम, देन डेट ऑफ पब्लिकेशन। ओके, हाँ, डेट ऑफ पब्लिकेशन, जैसे यहाँ पर मैं बताना भूल गई, ऑथर के नाम के बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो ईयर लिखा है उसका मतलब यही है, डेट ऑफ पब्लिकेशन। ओके, देन टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है, देन रिट्राइव डेट, अब आपने कब उसको कलेक्ट किया, फ्रॉम टाइम, वेबसाइट का नाम, फ्रॉम नेम ऑफ वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट से उठाया और उसका एड्रेस क्या है जहाँ से उठाया। ओके, सो एक चीज़ जो बिल्कुल नोट कर लो कि जो एपीए सिस्टम है वहाँ पर हम लास्ट नेम यानी कि सरनेम ऑफ ऑथर लिखते हैं और जो पॉइंट्स, कॉमा, इन सब का ध्यान रखा जाता है। ओके, फुल स्टॉप, कॉमा का। अब एमएलए यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। अब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के अंदर क्या है कि एमएलए, तो इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। ओके, सो एमएलए के अंदर जो आर्टिकल का एड्रेस दिया जाएगा वो ऑथर का पहले क्या, सरनेम एंड देन उसका नाम। ओके, जैसे शर्मा दीक्षा,
राइट। सो फिर उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल, अब यहाँ पर ईयर नहीं आया कि कब उसने पब्लिश की थी, अब सीधा क्या आया, टाइटल ऑफ आर्टिकल, देन जर्नल वॉल्यूम, फिर उसके बाद आया ईयर, देन पेज नंबर एंड नेम ऑफ डेटाबेस, इस तरह से। नाउ एमएलए अगर आप वेबसाइट से उठाते हो, एडिटर, ऑथर या फिर कंपाइलर नेम, जिसने कंपाइलर भी हो, क्योंकि वेबसाइट कौन लिख रहा है, कंपाइलर, या फिर उसका ऑथर का नाम मिल रहा है आपको तो वो लिखो, देन नेम ऑफ साइट, फिर वर्जन नेम कि कौन सा वर्जन है, तो इस तरह से आप लिखोगे। एंड डेट यहाँ पर बाद में आती है, वहाँ पर डेट सेकंड नंबर पे आती है, राइट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपने एसेस कब किया डेटा, तो वो लास्ट में डेट लिखोगे। यहाँ पर भी आप असेसिंग डेट लिख सकते हो पेज नंबर के बाद एंड में। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, आप APA के अंदर लास्ट में लिख सकते हो असेसिंग डेट, एंड MLA के अंदर आपको ध्यान रखना है कि फुल नेम लिखा जाता है जो ऑथर है उसका, और वो भी कैसे, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि पहले उसका सरनेम देन उसका रियल नेम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ बिब्लोग्राफी एंड रेफरेंस। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि बिब्लोग्राफी एंड रेफरेंस में क्या फ़र्क है। दोनों का ही मतलब होता है कि आपने जहाँ से या जिस बुक से, वेबसाइट से डेटा यूज़ किया है उसको आप क्या करो, रेफरेंस दो कि हाँ हमने आपका डेटा कलेक्ट किया या आपका डेटा यूज़ किया है। तो ये एथिक्स हैं किसके, रिसर्च के। तो आप बिब्लोग्राफी के अंदर क्या करते हो, जैसे कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उससे पहले आपने कई सारी बुक्स पढ़ी, आपने उनका यूज़ किया, तो रिसर्च में आप बिब्लोग्राफी में क्या लिखोगे कि ये बुक्स का हमने यूज़ किया। ओके, तो और बिब्लोग्राफी लिखना रिसर्च में ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी क्या है, रेफरेंस को देना। क्योंकि आपने रेफरेंस और बिब्लोग्राफी में फ़र्क ये है कि एक का तो आपने सिर्फ पढ़कर वहाँ से नॉलेज ली, लेकिन जो रेफरेंस है वहाँ पर ये डिफरेंस है कि आपने एज इट इज़ डेटा अपनी रिसर्च में लिखा है वहाँ से। ओके, सो रेफरेंस आर दोज मटेरियल दैट हैज़ बीन रेफर्ड टू योर आर्टिकल और बुक राइटिंग। ओके, सो दोनों में फ़र्क पता चला। नाउ बिब्लोग्राफी इज़ नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड इन टेक्स्ट। जैसे कि आपने बिब्लोग्राफी डायरेक्टली नहीं लिखी अपने टेक्स्ट के अंदर, इसीलिए उसे बिब्लोग्राफी बोल रहे हैं। अगर डायरेक्ट वैसा का वैसा आप अपनी रिसर्च में लिख दोगे तो आपको रेफरेंस देनी होगी उसकी, राइट। अब बिब्लोग्राफी में आपने वहाँ से आइडिया लिया, तो वो बिब्लोग्राफी में, वो मटेरियल आप बिब्लोग्राफी में लिखोगे, और जो आपने एज इट इज़ यूज़ किया, डायरेक्टली इंक्लूड किया, वो आप रेफरेंस के अंदर लिखोगे। सो ये दोनों डिफरेंस थे बिब्लोग्राफी एंड रेफरेंस के अंदर। So that's all for today's lecture. I hope you liked this video and my efforts. So please like this video and please subscribe to commerce.com. Thanks for watching. Till then, keep learning, keep growing.